हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का जो पेपर आपका सामान्य हिंदी का जो पेपर है उसका किस प्रकार से आपको समय मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है और अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रश्न आते हैं और कौन से प्रश्न लेंदी होते हैं, कौन से प्रश्न छोटे होते हैं, किस प्रश्न में आपको कितना समय खर्च करना है ताकि आपका बिल्कुल सही सटीक समय में आपका पूरा पेपर हल हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हिंदी में आपको एक खंड का आता है और एक खंड खा आता है। दोनों ही खंड आपके 50-50 अंकों के होते हैं। खंड का में अगर हम बात करें तो खंड का में आपको सबसे पहले जो पहला प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 होता है उसमें आपको हिंदी साहित्य के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य के और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है, यानी 10 अंक आपके यहाँ से बन जाते हैं अगर आप सभी प्रश्नों को सही तरह से हल कर रहे हैं, क्योंकि विकल्पीय प्रश्न है और आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल एक एग्जैक्ट उत्तर होगा। अगर आप सही आंसर कर रहे हैं तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बात करें, इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें आपसे पूछा जाएगा गद्यांश, और गद्यांश के अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी यहाँ से आपके 10 अंक बन जाते हैं। चौथा जो प्रश्न है उसमें आपसे पद्यांश दिया होगा और उसके अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, यानी यहाँ से भी आपके 10 अंक बन जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शुरुआती अगर हम 4 प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से आपके 30 अंक बिल्कुल निर्धारित हो जाते हैं अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न भी हैं उनका जो उत्तर है वो आपको गद्यांश में मिल जाएगा और पद्यांश में मिल जाएगा। तो आपके यहाँ से बिल्कुल पुख्ता अंक आप समझ सकते हैं अगर आपने एकदम सही आंसर किया है, प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, विकल्पों का चयन सही से किया है, तो ये 30 अंक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। 30 अंक आपके बिल्कुल पक्के हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपको 2 खंड दिए रहते हैं। एक का खंड होता है, एक खा खंड होता है। यानी जो का वाला होता है वो आपका गद्य साहित्य से संबंधित होता है और जो खा खंड होता है वो पद्य साहित्य से संबंधित होता है। जो प्रश्न नंबर 5 का वाला प्रश्न होता है उसमें आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी रचना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए निर्धारित होता है आपको साहित्यिक परिचय के लिए 2 अंक मिलते हैं और रचना लिखने के लिए भी 2 अंक मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको खा जो खंड है उसमें कवि से संबंधित साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। इनके भी आपके 2-2 अंक निर्धारित रहते हैं, यानी 2 अंक आपके साहित्यिक परिचय के रहते हैं और 2 अंक आपकी रचना लिखने के रहते हैं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 का जो प्रश्न का है वह भी 4 अंक का हो जाता है और प्रश्न नंबर 5 का जो खा प्रश्न है वह भी आपका 4 अंक का हो जाता है। यानी यहाँ से आपके 8 अंक निर्धारित हो रहे हैं और हमने आपको लगभग हर एक लेखक के साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको यहाँ से ये समझिए, अगर आपने उन वीडियोस को देखा है, और सबसे अच्छी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वहाँ पर आपकी जो सीमा होती है अंक शब्दों की वो 80 शब्दों की सीमा होती है। तो जो भी निचोड़ है पूरा का पूरा, यदि साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है, रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो आप उस प्रश्न में आप बिल्कुल पूरा निचोड़ डाल दीजिए। 80 शब्द लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 या 7 लाइनें ही आपको लगेंगी कॉपी की। इतनी बड़ी कॉपी होती है, 6 से 7 लाइनों में आपका 80 शब्द हो जाएंगे और आप यदि उसमें पूरा निचोड़ डाल देंगे तो पक्की बात है कि 2 अंक आपके साहित्यिक परिचय के कहीं नहीं जाएंगे और रचनाओं के जो 2 अंक मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट 12 से 15 रचनाएं आप उन लेखक की या कवि की लिख दीजिए, आपको पक्के अंक मिल जाएंगे। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो कहानियां आपके सिलेबस में दी गई हैं उनमें से आपके पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं। अथवा करके बहुत सारी कहानियां दे देते हैं। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो उनमें से ही आपसे पूछा जाता है कि कहानी से संबंधित कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना होता है, वो 4 अंक का होता है। 4 अंक आपको एक प्रश्न हल करने पर मिलते हैं। प्रश्न नंबर 6 से कोई भी एक कहानी आपको चयन करनी होती है, बहुत सारे विकल्प आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर भी सीमा आपको अधिकतम 80 शब्दों की होती है। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। शुरुआत में बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि अब कहानी लिखने में ही 20-25 मिनट लगा देते हैं। शुरुआत में धीमे धीमे अपनी जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं और कुछ लोग तो पेपर बहुत सारा बड़ा देखते हैं, उनको लगता है कि अरे पेपर तो बहुत बड़ा आया, 3 घंटे में कैसे सॉल्व होगा। पेपर छोटा रहता है, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। आपको ये कहानी नहीं लिखनी,
अथवा के अलावा दूसरी लिख सकते हैं। ये वाली नहीं लिखनी है आपको नाटक, तो उसमें अथवा के अलावा दूसरा लिख सकते हैं। 5, 6, 7 आपके पास विकल्प रहते हैं, इसलिए आपको पेपर इतना लेंदी दिखाई देता है। लेकिन आपको करना सिर्फ एक ही है, एक ही तो सॉल्व करना है। एक कहानी लिखनी है, 4 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 में आपसे नाटक पूछा जाएगा, एक नाटक आप लिख दीजिए, आपके 4 अंक फिर से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और अधिकतम 80 शब्दों की सीमा भी रहती है। प्रश्न नंबर 8 में आप लोग जानते हैं स्वपठित खंड काव्य आपसे पूछा जाता है, और आप लोग खंड काव्य के बारे में जानते हैं कि आप जिस जिले से रहते हैं उस जिले में जो प्रचलित है आपको चैप्टर में दिया होगा कि आपके जिले का कौन सा है। जैसे ललितपुर जिले के होंगे उनका कोई होगा, महोबा जिले के होंगे उनका कोई और होगा, हमीरपुर जिले के होंगे उनका कोई और होगा, कोई इलाहाबाद से होगा उनका कोई और होगा, कोई झांसी से होगा उनका कोई और होगा। तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज दिए होंगे। आपका जो भी खंड काव्य आपको आपके जिले के आधार पर पढ़ने को मिला है वही आपको कर आना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, जो आपको आपके जिले के आधार पर खंड काव्य आपके सिलेबस में दिया गया है आपको वही पढ़कर जाना है और उसी का आंसर करना है। 4 अंक आपको इससे भी मिल जाएंगे और अधिकतम 80 शब्दों में ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 2-2, 3-3 पेज तक लिख रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए बेटा 4 ही अंक मिलने हैं, 40 अंक नहीं मिल जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जो सीमा निर्धारित की है उसी के अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। 80 शब्द है, 80 का 82, 85, 90 भी चल जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपके शब्द नहीं गिनेगा, लेकिन आपके आंसर की लेंथ से अंदाजा लग जाता है कि आपने उस जो आपका दायरा दिया गया है 80 शब्दों का उसके अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा है। ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस लिखने से आपको 4 की जगह 40 अंक या 10 अंक नहीं मिल जाएंगे, 4 अंक में से ही मिलना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक या 3.5 अंक ही मिलेंगे आपको। और बहुत अच्छा लिखा है, हैंड राइटिंग बढ़िया है। देखिए अंक अगर आपको अच्छे लाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लिखने का तरीका, आपकी हैंड राइटिंग, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जो दायरा दिया है उसमें ही आपको लिखना है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हम चाहें तो देखिए यहाँ पर पक्के अंक अगर हम बताएं तो पक्के अंक आपके देखिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कहानी तैयार करना है, एक ही कहानी लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। अधिकतम 80 शब्द का दिया गया है। नाटक एक ही तो लिखना है, आराम से लिख सकते हैं, पढ़कर जाइए नाटक। स्वपठित खंड काव्य, आपके जिले में जो खंड काव्य आपको पढ़ना है वो पढ़कर जाइए, पक्के हो जाएंगे। हमने आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं करवाई हुई हैं लेखक की, कवियों की, वो आपको बन ही जाएंगी। और हिंदी साहित्य आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, इतनी तैयारी आप लोगों ने बेजोड़ तैयारी की है, तो 10 अंक आपके वो बिल्कुल पक्के हैं। गद्यांश के 5 प्रश्न आपको उसी गद्यांश में मिल जाएंगे और आपने पढ़े भी होंगे। इतने सारे गद्यांश पद्यांश आपके चैप्टर वाइज करवाए गए हैं, सारे चैप्टर्स आपके सॉल्व करवाए गए हैं, तो वहाँ से भी आपके ये अंक बिल्कुल पक्के हैं। तो सोचिए यहाँ पर जो खंड का है 50 अंकों में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से करके आते हैं तो 47 से 48 नंबर आपके कोई नहीं छीन रहा। आपकी राइटिंग अच्छी हो, जो आपसे कहा गया हो वही करके आइए, बेकार में बेफालतू की चीज़ें बिल्कुल मत आंसर में रखिएगा। और आपका लिखने का तरीका, ये चीज़ें अगर करके आ रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप लोगों की तैयारी इतनी बेहतरीन हुई है कि 50 में से 48 अंक यहां से आपके कोई नहीं लेके जा सकता। यहां 48 से कम तो कोई टीचर आपको देगा ही नहीं, क्योंकि आपने तैयारी बेहतरीन की है। चलिए अब हम जान लेते हैं खंड खा के बारे में। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आपको किस प्रश्न में कितना समय इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए खंड खा के बारे में जान लेते हैं। अब अगर हम खंड खा की बात करें तो खंड खा में देखिए सबसे पहले आपको अनिवार्य संस्कृत का प्रश्न नंबर जो 9 होता है उसके प्रश्न का में आपको संस्कृत का जो गद्यांश होता है उसका संदर्भ और अनुवाद करना होता है। संदर्भ के लिए आपको 2 अंक मिल जाते हैं और अनुवाद के लिए आपको 5 अंक, यानी टोटल आपको 7 अंक यहाँ से मिल जाते हैं यदि आप गद्यांश का संस्कृत का जो संदर्भ और अनुवाद लिखते हैं। और जो खा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 का जो खा है, उसमें आपको पद्यांश यानी श्लोक दिया जाता है संस्कृत का। अनुवाद संस्कृत जो आपके सिलेबस में है उसमें से ही कोई पद्यांश या श्लोक आ जाएगा। और इसके अलावा वह अथवा में भी रहता है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपके पास हर जगह ऑप्शन रहते हैं, अथवा आपको दिया रहता है। यदि आप पहला नहीं करना चाहते तो दूसरा कर दीजिए, यानी 2 गद्यांश दिए होंगे, 2 पद्यांश दिए होंगे, दोनों में से 1 गद्यांश और 1 पद्यांश आप कर दीजिए। आपके पूरे 7 अंक, 7 14 अंक आपको प्रश्न नंबर 9 से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पद्यांश का भी आपको संदर्भ और अनुवाद लिखने को आएगा, ये भी आपका 7 अंक का होगा। कैसे कि 2 अंक का आपका संदर्भ होगा। देखिए यहाँ पर संदर्भ के लिए 2 अंक पूरे मिल रहे हैं यदि आपने बिल्कुल सही लिखा है। उस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के लेखक वगैरह, जो जिस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से संदर्भ लिख के आइएगा। और अनुवाद अगर आपने सही किया है तो आपके 7 अंक
गद्यांश के लिए और 7 अंक आपके पद्यांश से बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा जाता है, तो 10 में आपसे मुहावरे और लोकोक्ति दी रहती हैं। 3 या 4 मुहावरे और लोकोक्ति दिए रहेंगे आपको, उनमें से कोई एक भी आप अगर करके आते हैं, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, यानी लोकोक्ति या मुहावरे आप लोग पढ़े हुए हैं, उसमें आपको अर्थ भी बताना पड़ता है और वाक्य प्रयोग भी बताना पड़ता है। 1 नंबर आप यदि उसका अर्थ लिख कर आ रहे हैं और 1 नंबर यदि आप उसका वाक्य प्रयोग कर आ रहे हैं, तो 2 नंबर आपके यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति में बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। आगे बात करें, और सिर्फ एक करना है आपको, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप 4 विकल्पों में से कोई एक ही तो करना है। इतना तो आपने पढ़ा ही है कि अगर 4 विकल्प दिए हैं तो कोई एक आप आराम से करके आ सकते हैं, और इतना सरल पूछा जाता है कि अगर 4 में से 4 भी करने को कहा जाए तो आराम से आप लोग कर पाएंगे। 11वां प्रश्न जो है उसमें आपको विकल्प जो उसमें जो का ऑप्शन रहता है उसमें आपको संधि आती हैं। 3 संधि विच्छेद आपको करके बताने होते हैं। संधि से संबंधित 3 प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो खा है प्रश्न, उसमें आपको विभक्ति और वचन पूछे जाते हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 2 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं और आपको विकल्प भी दिया रहता है कि आपको मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है कि स्वयं से आंसर करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन में से छांटना है और आंसर कर देना है। 12वें प्रश्न में जो का प्रश्न है, 12वां प्रश्न 4 प्रश्नों में डिवाइड कर दिया जाता है, का, खा, गा और घा में। तो का में आपसे पूछा जाता है शब्द युग्मों का अर्थ बताना होता है, 2 अंक के होते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और खा में आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं, यानी पर्यायवाची भी कह सकते हैं इनको हम, लेकिन एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं और यहाँ पर भी आपको 2 अंक पूरे पक्के मिल जाते हैं। इसके बाद जो खा प्रश्न गा प्रश्न है उसमें आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना होता है, तो ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर भी हो सकता है आपसे पूछे जाएंगे। और घा प्रश्न में भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है कि कैसे शुद्ध वाक्य होगा, यानी जो वाक्यों का शुद्धिकरण वाले प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके 2 अंक पक्के हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो व्याकरण का पोर्शन है, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके व्याकरण के पोर्शन को अगर पूरा ही सॉल्व करना है तो 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगेगा, आप ये समझ लीजिए। जो ये व्याकरण का पोर्शन यहाँ से शुरू हुआ है, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, विभक्ति, वचन, शब्द युग्म, एक शब्द के 2 अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध वाक्य लिखना, ये सब चीज़ें आप आराम से चाहें तो 10 मिनट में पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ आपको आंसर ही लिखना है इनमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा जाएगा रस। रस आपका 2 अंक का आता है। रस की परिभाषा पूछ लेगा और एक उदाहरण देना होगा। अलंकार पूछा जाएगा आपका, 2 अंक इसमें से मिल जाएंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रस, छंद, अलंकार तीनों ही चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ से भी आपके 2-2 अंक बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। आपको परिभाषा और उदाहरण ही लिखने को आएगा। आगे अगर हम बात करें जो अंतिम जो बड़ा पोर्शन अगर हम बात करें पेपर का, जो सबसे ज़्यादा जिसमें बच्चों को समय लगता है, वो हो जाता है आपका पत्र लेखन और निबंध। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पत्र लेखन पूछा जाता है और प्रश्न नंबर 15 में आपसे निबंध पूछा जाता है। तो पत्र लेखन से आपके बिल्कुल 6 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे और निबंध यदि आप सही तरह से लिख रहे हैं तो 9 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। पत्र लेखन के अंतर्गत आपको विषय का ध्यान रखना है कि जिस विषय पर पूछा गया है उसी के आधार पर ही आपको अपनी भाषा शैली का प्रयोग करना है। और निबंध लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटकना है। जो टॉपिक आपको दिया गया है, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उसके आधार पर ही आप अपनी हेडिंग्स बनाइए। उन हेडिंग्स में बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, लिखने का तरीका अच्छा हो और हैंड राइटिंग एकदम परफेक्ट हो, तो आपको पूरे 9 अंक निबंध से मिल जाते हैं और 6 अंक पत्र लेखन से मिल जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी का जो पेपर है इतना भी कठिन नहीं आता है, ना ही इतना लेंदी आता है। खंड खा से भी आपको 50 अंक का जो पेपर मिलता है, उससे भी यदि हम बात करें तो देखिए, अगर यहाँ से शुरुआत करें तो यदि आपको अनुवाद बन रहा है, संदर्भ बन रहा है, तो आपके क्या ही अंक कटेंगे। कोई भी एग्जामिनर है आपका, अगर आप संदर्भ पता है और अनुवाद एकदम सही तरह से कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये अंक आपके बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। और मुहावरे, लोकोक्ति कोई नहीं काट सकता। संधि विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, यहाँ से आपके अंक पक्के हैं। विभक्ति वचन में भी विकल्प आता है। शब्द युग्म के अर्थ में भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। आप जो भी आपसे बन रहा हो उसके आप 2 अर्थ लिख कर आ सकते हैं, तो ये भी आपके अंक पक्के हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाते हैं और शुद्ध वाक्य के चयन में भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये जो आपका इतना पोर्शन है, लगभग 29 अंकों का जो ये पोर्शन है, यहाँ से आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल
न्यूनतम रहते हैं, बिल्कुल ना के बराबर अंक हैं आपके जो कटेंगे, क्योंकि अगर आप सही लिख कर आ रहे हैं तो 29 नंबर बिल्कुल आपके कोई नहीं काट सकता। आगे अगर हम रस छंद अलंकार की बात करें तो अगर परिभाषा सही लिखी है और उदाहरण आपने अच्छा दिया है तो ये 6 नंबर भी आपके पक्के समझिए। तो ये हो गया 29 और 6 35। अब जो अगर थोड़ा बहुत अंक कटने के चांसेस रहते हैं वो या तो पत्र लेखन में या फिर निबंध में। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे लिखने वाले होंगे और जिनकी तैयारी बेहतरीन होगी, यहाँ से ये 35 अंक तो उनके कोई काटेगा ही नहीं, काटने के चांस ही नहीं बनेंगे उनके। अब जो कटने के चांस बन जाते हैं, जो अंक कट सकते हैं वो इन 15 में से कट सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक कटेंगे? 15 में से आपको 12 तो मिल ही जाएंगे अगर आपने अच्छा लिखा है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगाइए, 15 ये 35 और 12 आपका हो गया 47 और पिछले वाले पोर्शन खंड का में आपका हो गया था 48। यदि हम 47 और 48 को अगर हम ऐड करते हैं तो 95 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं हिंदी में, यदि आपने तैयारी बेहतरीन की है। तो 95 अंक आप आराम से ला सकते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि 90 से 95 का जो लक्ष्य था उसके आधार पर हमने तैयारी की है और आप आराम से चाहें तो 95 अंक ला भी सकते हैं। तो चलिए आज का जो पेपर है उसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि आपको किस प्रश्न में कितना समय इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले यदि हम खंड का की बात करें तो खंड का जो आप जानते हैं कि पहला प्रश्न, जो पहला और दूसरा प्रश्न है, उसमें हिंदी साहित्य के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट का समय लगना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यदि बन रहे हैं तो सिर्फ आपको आंसर ही लिखना है। 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा इन प्रश्नों में। तो 5 मिनट यहाँ पर आपको लगना चाहिए। और गद्यांश के 5 प्रश्न जो दिए रहते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनका आंसर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा। सेम आपके साथ पद्यांश में भी होता है कि पद्यांश के भी आंसर आपको उसी पद्यांश में मिल जाते हैं। और आपको ज़्यादा लेंदी थोड़ी ना लिखना है, आपको सिर्फ एक जो भी प्रश्न पूछा गया उसका सीधा सीधा आंसर करना है। तो यहाँ से भी आपको गद्यांश को सॉल्व करने में यदि हम 10 मिनट माने और पद्यांश को सॉल्व करने में भी 10 मिनट माने, तो यहाँ से 10-10 मिनट के गद्यांश पद्यांश और 5 मिनट का आप हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम लेखक और जो कवि के साहित्यिक परिचय आते हैं उनकी बात करें तो यदि यहाँ से अगर हम सोचें कि आपको साहित्यिक परिचय लिखने में 5 मिनट लगेगा और रचनाएं लिखने में 2 मिनट लगेगा, तो यदि हम 7 मिनट एक लेखक के साहित्यिक परिचय और रचना के लिए माने तो 7 मिनट यहाँ लगेगा और 7 मिनट ही आपको यहाँ लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल एकदम मैक्सिमम, एकदम जो आपको समय इन्वेस्ट करना है एकदम वही बता रहे हैं, ताकि लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट ना हो और आप पेपर गलत ना करके आएँ। कई बार हो जाता है कि टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो घबराहट के मारे हम गलत चीज़ें लिख देते हैं और हमारे जो राइटिंग है वो भी बिगड़ जाती है। तो आपको बिल्कुल एक स्पीड बनाकर रखनी है, मेंटेन रखनी है और 7 मिनट आपके लिए पर्याप्त हैं। लेखक के साहित्यिक परिचय और रचनाएं ही तो लिखनी है, और क्योंकि इसमें अधिकतम शब्दों की सीमा भी आपसे 80 शब्द दी गई है तो यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं। अगर कहानी से संबंधित हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10-10 मिनट बांट लें, 10 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ और 10 मिनट स्वपठित खंड काव्य में, तो आप देख सकते हैं कि जो खंड का है वो आपका कितनी देर में निपट जाएगा। 10, 20, 30 मिनट ये हो गया, 50 मिनट ये हो गया, 55 मिनट ये हो गया, और यहाँ पर अगर मिलाकर 15 मिनट कर लें आप तो 1 घंटा और 10 मिनट, यानी लगभग 70 मिनट में, 1 घंटा और 10 मिनट में आप खंड का को पूरा निपटा सकते हैं। अब जो आपका 1 घंटा 50 मिनट बचेगा उसमें आप खंड का बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, निबंधों को भी आराम से लिख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं खंड खा में आपको कैसे टाइम इन्वेस्ट करना है, टाइम कैसे मैनेज करके चलना है। तो अगर हम खंड खा की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो संस्कृत का गद्यांश लिखने को आता है, संदर्भ और अनुवाद। यहाँ पर आप चाहें तो दोनों ही प्रश्नों में 10-10 मिनट लेकर 20 मिनट आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त बचा हुआ है। 20 मिनट आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके व्याकरण के प्रश्न हैं वो जितने अंकों के प्रश्न हैं बिल्कुल आपको उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुहावरी और लोकोक्ति आपको कोई एक ही करना होता है। वाक्य प्रयोग और अर्थ लिखने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर संधि, वैसे तो आप चाहें तो 1 मिनट में भी आप संधि के तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3 मिनट भी देकर चल रहे हैं, आंसर लिखने में आपको 3 मिनट भी लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विभक्ति और वचन आप आराम से चाहें तो 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और शब्द युग्म का जो अर्थ आपसे पूछा गया है यहाँ पर भी 2 मिनट लगा लीजिए, यहाँ पर भी 2 मिनट ले लीजिए आप। व्याकरण के पोर्शन में आप 2-2 मिनट लेकर भी चल सकते हैं। 2 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, 2 मिनट यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका पर्याप्त समय बचा रहेगा। यहाँ पर हमने कितना समय इन्वेस्ट कर लिया,
तो ये आपका 15 मिनट यहाँ पर लग गया व्याकरण के पोर्शन में। तो 20 मिनट आपका ये हो गया था, 15 मिनट यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रस छंद अलंकार में आप 5-5 मिनट देकर 15 मिनट यहाँ पर आप 15 मिनट में तीनों चीज़ें आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना समय अभी बकाया है। तो 15 दूनी 30, 20, 50, यानी कि आपके पास 1 घंटा 10 मिनट आपने खंड का को सॉल्व किया और 50 मिनट आपका इतने पोर्शन में और लग गया। तो आपके पास 2 घंटे खत्म होने के बाद पूरा 1 घंटा बचा हुआ है पत्र लेखन और निबंध में। तो अब बताइए आप, अगर आप निबंध में आधा घंटा 30 मिनट भी दे रहे हैं और पत्र लेखन में 20 मिनट भी दे रहे हैं, तो अंत में आपके पास 10 मिनट बचा रह रहा है पेपर को, अपनी कॉपी को पूरा जांचने के लिए। कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, एक बार कॉपी को जरूर जांचना चाहिए पूरा लिखने के बाद। तो 10 मिनट आपका जो बचेगा, शेष जो अंतिम 10 मिनट बचेंगे वो आपका अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको कर दीजिए, और आपने सही लिखा है, कहीं कोई गलती तो नहीं की, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं 10 मिनट में। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है। और जो शुरुआत में आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर के लिए, पेपर पढ़ने का जो 15 मिनट दिया जाता है, आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर जांचने के लिए, देखने के लिए दिए जाते हैं। तो शुरुआत में जो आपको करना है वो ये करना है कि जो 15 मिनट है उसका पूरा यूज करिए और आप अपने पेपर में टिक कर लीजिए। जैसे आपको जो जीवन परिचय लिखना है उसको टिक कर लीजिए, इसके अलावा जो गद्यांश आपको करना है उसको टिक कर लीजिए, जो पद्यांश करना है उसको टिक कर लीजिए, जो निबंध लिखना है उसको टिक कर लीजिए, जो पत्र लिखना है उसको टिक कर लीजिए, जो स्वपतित खंड काव्य है आपका उसको टिक कर लीजिए, जो कहानी लिखनी है उसको टिक कर लीजिए, जो नाटक लिखना है उसको टिक कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ताकि आपके पास जब टिक हो जाएगा तो आप अगले प्रश्न में आपको वो प्रश्न दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि मुझे ध्रुव यात्रा कहानी लिखनी है, टिक हो गया है, तो ध्रुव यात्रा का आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो खंड का आपको करना है उस पर टिक रहेगा, तो आप सीधा करते जाएंगे, यानी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा बार बार, आप तो सीधा आपका टिक है, आप करते जाएंगे स्पीड में, और आपका बिल्कुल पक्की गारंटी है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको अंत में समय ज़्यादा ही बता दिया। निबंध आपका 30 मिनट बहुत है, बहुत है, मोर देन एनफ है आपके लिए ये 30 मिनट, और पत्र लेखन में भी ये 20 मिनट आपके लिए मोर देन एनफ है। तो आपको बिल्कुल पर्याप्त समय हमने आपको बताया है। अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया 95 प्लस का स्कोर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतरीन रही है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जो रेगुलर मेहनत कर रहे थे, उनके लिए मैंने बताया कि वो चाहें तो आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मॉडल पेपर आपको हम दिखाएंगे, पेपर किस प्रकार से आता है, और आप खुद से अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं और पेपर में इतना ही समय आपको लगना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है आपका, और आपको समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में आप पेपर को पढ़िए और 15 मिनट का बिल्कुल अच्छा प्रयोग करिए, और उस जो प्रश्न आपको करने हैं उनको पेन से आप टिक कर लीजिए। ये निबंध आपको लिखना है, ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको इस लेखक का करना है, उनको टिक कर लीजिए। नाटक, कहानी, खंड का, आप सब चीज़ें आप टिक कर लेंगे 15 मिनट में, और अपना पेपर बिल्कुल सही समय पर शुरू करके 2 घंटे 45 से 50 मिनट में आपको सॉल्व करना है। लास्ट में 10 से 15 मिनट आपको बचाने हैं, और पूर्णांक आप जानते ही 100 अंक का होता है। और यहाँ पर निर्देश भी दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट में प्रश्न पत्र पढ़ना बस नहीं है, उसमें टिक भी कर लीजिएगा। और खंड का की शुरुआत करें तो आप लोग जानते हैं शुरुआत में प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 प्रश्न गद्य साहित्य के, और प्रश्न नंबर 2 में आपको 5 प्रश्न पद्य साहित्य के दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है चिंतामणि के लेखक कौन है? आप लोग जानते हैं चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए किस प्रकार से आप आंसर करेंगे, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के नाटककार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती के नाटककार हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की हैं। यामा किस युग की रचना है? यामा की लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी। और ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से है, तो छायावादी युग की रचना है यामा। तासप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943 ईस्वी है तासप्तक का प्रकाशन वर्ष। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? तो आप लोग जानते हैं छायावादी कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। और हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए 10 प्रश्न सॉल्व करने में हमें मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा।
3 मिनट लगा होगा, हमने सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर दिए। आपको लिखना है तो 5 मिनट लगेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे बात करें जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आप जानते हैं कि गद्यांश आधारित प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं और उनका उत्तर आपको नीचे प्रश्न दिए होंगे। देखिए ये गद्यांश दिया गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, ये सब आपका जो गद्यांश दिया गया है, यहाँ तक बातों का निर्माण करना होता है, यहाँ तक आपका गद्यांश है। इसके बाद आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद में स्थापित किया, ये प्रश्न आपके गद्यांश से ही आए हैं। आपको ये 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा में आपको दूसरा गद्यांश दिया गया है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, और ये आपका गद्यांश यहाँ तक दिया गया है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है, इसके आगे भी मनुष्यों ने उन्हें ईर्ष्या होती है, ये आपका यहाँ तक गद्यांश है और उसके 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप वो वाला गद्यांश कर रहे हैं तो ये नहीं करना है आपको, यानी अथवा दिया है तो दोनों में से कोई एक ही गद्यांश आपको करना है, उसी के प्रश्न आपको आंसर करने हैं। देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों का आप आंसर करेंगे, 2-2 अंक आपके प्रत्येक प्रश्न से निर्धारित, तो 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और प्रश्न भी बिल्कुल सरल होते हैं। देखिए पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ है तो शीर्षक भी आपको पता होगा, लेखक का नाम भी पता होगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो देखिए जहाँ पर रेखांकित अंश है, कहाँ पर है रेखांकित अंश, ये दिया गया है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है, ये आपके रेखांकित अंश है। ऐसे इस वाले प्रश्न में भी देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को कहा गया है। यहाँ पर रेखांकित अंश है, जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थानों के अनेक बातों का निर्माण होता है। तो जहां पर अंडरलाइन दी है वही आपका रेखांकित अंश कहलाता है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो प्रश्न भी समझना जरूरी है, प्रश्न क्या पूछा जाता है। बाकी प्रश्न आपके जो है गद्यांश से ही संबंधित है। आगे आपको प्रश्न 4 में हमने आपको बताया कि पद्यांश पूछा गया है, तो पद्यांश में भी आपको प्रश्नों की व्याख्या करनी है। प्रश्नों की व्याख्या आप कर सकते हैं आराम से, ये आपका पद्यांश दिया गया है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा चौथा पांचवा ये प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो अथवा वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। नील परिधान, बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल, अधखिला अंग, ये आपका दूसरा पद्यांश है। अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो इसको कर सकते हैं, लेकिन आप लिख दिया करें, अथवा लिख दीजिए। और आप किस प्रकार से, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं कि शुरुआत के 2 शब्द लिखते हैं, नील परिधान डॉट 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 करके आपने यहाँ पर लास्ट लिख दिया छविदाम, और उसका आप फिर जो है प्रश्न करने लगे। तो प्रश्न आपके ये दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये प्रश्न भी आपको इस पद्यांश से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप पद्यांश कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आप लोग जानते हैं, प्रश्न नंबर 5 के का में आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का जो का है वहाँ पर आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो प्रमुख रचना लिखनी है, 10 से 12 रचनाएं अगर आप प्रमुख लिख देंगे तो आपको 2 अंक, देखिए 2 अंक आपके साहित्यिक परिचय के हैं, 2 अंक आपके रचनाओं के हैं, 4 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। और शब्द सीमा भी आपके अधिकतम 80 अंक तक, 80 शब्दों तक है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लेंदी लिखना है, पूरा निचोड़। अगर आपको कोई भी लेखक ऐसा है, देखिए जैसे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, APJ अब्दुल कलाम, ये तीनों ही हमने आपको निबंध प्रोवाइड कराए हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, या फिर आप आई बटन पर भी वो वीडियो पा सकते हैं, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं, जीवन परिचय प्रोवाइड कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वो आप जाकर जरूर देख लें। तो 3 ऑप्शन में से कोई एक ही आपको करना है, जो भी आपको सबसे बेहतरीन बनता हो। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी साहित्यिक परिचय प्लस रचना, दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज़ें लिखनी है। जिस भी लेखक का आपको साहित्यिक परिचय प्लस रचना सबसे बेहतरीन बन रहा हो, आप उसको ही लिख कर आइएगा। 3 में से कोई एक करना है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 का खा आपसे पूछा गया है, वहां पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और यहाँ पर भी आपकी शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 शब्दों तक आपको करना है। तो यहाँ पर भी आप किसी भी एक कवि का चयन कर सकते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त दिया गया है, जयशंकर प्रसाद दिया गया है, महादेवी वर्मा दी गई है। तीनों में से कोई भी एक आप चयन करके किसी भी एक का जो आपको बेहतरीन बन रहा हो, जिनकी रचनाएं आपको बेहतरीन पता हो, उनका आप आराम से लिख कर आइएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 में, देखिए प्रश्न नंबर 6 में पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट का कर दीजिए या फिर आप बहादुर कहानी कर दीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इनकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और इनकी शब्द सीमा भी देखिए 80 है। और अथवा यदि आप इनमें से कोई भी नहीं करना चाहते तो नीचे जो दिए गई हैं ध्रुव यात्रा और लाठी, इन दोनों कहानियों के आप कथानक की भी विवेचना कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कहानी का उद्देश्य लिखना था या तो पंचलाइट का या बहादुर का। यदि आप कहानी का उद्देश्य नहीं लिखना चाहते तो अथवा में या तो ध्रुव यात्रा या लाठी, दोनों में से किसी भी कहानी का कथानक की विवेचना आप कर दीजिए। और जो भी आप करें बिल्कुल कॉपी के बीचों बीच ब्लैक
पेन से आप थोड़ी हेडिंग डालकर जरूर लिख दें। यदि आप ध्रुव यात्रा कहानी की कथानक की विवेचना कर रहे हैं तो लिख दीजिए ध्रुव यात्रा कहानी की कथानक की विवेचना। प्रश्न नंबर 6 उत्तर नीचे से डालकर आप आंसर कर दीजिए। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर दिया गया है स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर करना है। तो यहाँ पर भी अधिकतम सीमा आपकी 80 है। तो इनमें से नाटक दिए गए हैं, कोई भी कर सकते हैं। राजमुकुट नाटक के आधार पर आप कर सकते हैं, अथवा राजमुकुट नाटक के कथानक को लिख सकते हैं। कुहासा और किरण नाटक आप देख सकते हैं कितने सारे आपके पास ऑप्शन है, अथवा में भी दिए गए हैं, और कोई एक ही आपको करना है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका 1 दिया गया है, इसमें से भी कोई एक करें, आप 2 में से कोई एक करें। इतने सारे आपके पास, सोचिए इतने ऑप्शन है। देखिए गिनती करिए, 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑप्शन है आपके पास। 10 में से आपको कोई एक करना है। 5 जो आपको 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है उसमें भी अथवा दिए, यानी आपको 10 में से कोई एक भी कर देंगे आप, तो आपको पूरे के पूरे आपके अंक मिल जाएंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें, पूरे के पूरे आपको 4 अंक मिल रहे हैं यहाँ से। और आगे हम बात करें, अगला जो है स्वपठित खंड काव्य। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य हो उसको आप पढ़कर जाइए, उसके आधार पर आपको किसी एक खंड के प्रश्न को उत्तर देना है, और इसकी भी शब्द सीमा आपकी अधिकतम 80 शब्दों की। अब चलिए बात कर लेते हैं खंड खा की। जैसा कि मैंने बताया था कि खंड का में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके पास अधिकतम सीमा जो दायरा है वो बताए रहते हैं कि 80 शब्दों में ही आपको करना है। अधिकतम सीमा 80 शब्दों की है, ठीक है, तो वो जरूर आप ध्यान रखिएगा। खंड खा की बात करें तो खंड खा में शुरुआत होती है, सबसे पहले संस्कृत के गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं, किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करने को पूछा जाता है। ये दिया गया आपका गद्यांश, और अथवा में भी दिया गया है। दोनों में से जो भी आपको करना हो, ससंदर्भ संदर्भ लिखते हुए उसका आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। इसके अलावा जो प्रश्न खा है उसमें दिया गया है कि पद्यांशों या श्लोकों का किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर ये दिया गया है पहला, और इसके बाद अथवा में दूसरा दिया गया है। तो दोनों में से जो भी आपको बनता हो उसका आप कर दीजिए, संदर्भ लिख दीजिए और अनुवाद कर दीजिए। यानी दोनों ही चीज़ें आपको बननी चाहिए, क्योंकि दोनों के अंक निर्धारित। देखिए 2 अंक आपको संदर्भ के मिलते हैं और 5 अंक आपको अनुवाद के मिलते हैं, तो 7 अंक पूरे प्रश्न से मिलते हैं। तो जब बहुत अच्छे से बन रहा हो तो उसी को आप करिए जो सबसे बेहतरीन आपसे बन रहा हो। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों और लेखोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। यानी कि आपको अर्थ लिखना है, उसका 1 नंबर मिलेगा, और वाक्य प्रयोग का भी 1 नंबर, यानी 2 अंक आपको पूरे मिलते हैं। तो 3 दिए गए हैं, देखिए 4 दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 में से कोई भी एक आप आराम से कर सकते हैं। 9 2 11 होना आराम से बन जाएगा। इसके अलावा कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, जूतिया चटकाना, सब धान 22 पसेरी होना, ये सभी आपके पास ऑप्शन है। इनमें से कोई भी एक आप अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखकर आ सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है का, जो प्रश्न नंबर 11 का जो का पूछा गया है वो है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। यानी आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही विकल्प चयन करने हैं। रमेश का क्या होगा, प्रगल्भाकारः का संधि विच्छेद क्या होगा, शायका का संधि विच्छेद क्या होगा। 3 प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो विभक्ति और वचन कौन सा होगा, तो आत्मनेय में पूछा गया है वचन और विभक्ति कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प आपके सामने है, आपको चयन करना है। सरिता शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, 4 विकल्प आपके सामने है, चयन करना है। सिर्फ आपको आंसर करके लिख देना है कॉपी में, आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा एक प्रश्न को हल करने में। आगे प्रश्न नंबर 12 के का में पूछा गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सकल और शकल का आपको आंसर करना है, तो 4 में से आप आंसर कर देंगे। अंश और अंशु में से आप चारों में से आंसर कर सकते हैं आराम से, आपने अगर पढ़ा है तो बन जाएगा आपसे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है आपको। तो अमृत, देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए गए, अमृत और वर, दोनों में से किसी भी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है। इसके अलावा पयोधर का भी आप लिख सकते हैं। तो 3 में से, अमृत, वर और पयोधर में से किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ ही तो आपको लिखने हैं, ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सबसे पहले गिना जाने वाला, 4 में से आपको आंसर कर लेना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जिसका कोई शत्रु ना हो, 4 में से आप आराम से आंसर करके लिख सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसका आंसर करके लिख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न नंबर घ है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो कोई भी 2 वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, हमें हमेशा सदैव परिश्रम करना चाहिए। इन 4 में से कोई भी 2 वाक्य आप शुद्ध करके लिख दीजिए, 4 में से कोई भी 2, तो यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है का, जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है करुण रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं अगर पढ़ा हुआ है। और खा में पूछा गया है कि यमक
अथवा उत्प्रेक्षा। दोनों में से कोई भी एक अलंकार का आप लक्षण अथवा उदाहरण लिख दीजिए। और प्रश्न नंबर ग में पूछा गया कि दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो ये आपके 2-2 नंबर की तीनों ही रस छंद अलंकार हैं, तो ये भी आपसे बन जाएंगे। और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके पास अथवा का ऑप्शन होता है। आपसे दोनों में से जो सबसे बेहतर बन रहा हो आप उसको लिख कर आइए। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्त हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आप में को पत्र लिखना है। अथवा में भी दिया गया है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से जो भी आपसे बन रहा हो आप लिख दीजिए। 6 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा जो अंतिम प्रश्न है आपसे पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित का विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना है। ऑप्शन दिए गए हैं पर्यावरण प्रदूषण है, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर सुधार के उपाय, और चौथा है कि इंटरनेट लाभ और हानियां। तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप चारों में से जो भी आपसे बेहतरीन बन रहा हो, सबसे अच्छे से बन रहा हो, उसको कर दीजिए। 9 अंक यहाँ से आपको मिलते हैं। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी जल्दी हमने पेपर का एक प्रकार से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लिया है कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, सिर्फ ये है कि आपको अथवा के ऑप्शन इतने बड़े हो जाते हैं कि पेपर को छापने में वो 5-6 पेज का हो जाता है। पेपर तो छोटा ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 15 प्रश्न हुए हैं। जो बड़े बड़े प्रश्न हैं वो मुश्किल से 4 या 5 ही होंगे, बाकी आपके सब 1-1, 2-2 मिनट वाले प्रश्न हैं। तो आप आराम से चाहें तो 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट में आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया है कि शुरुआत में जो 15 मिनट मिल रहा है उसमें आप टिक जरूर कर लीजिए। ये प्रश्न, जो प्रश्न आपको करने हैं उनको टिक कर दीजिए, और अपना शुरुआत जहां से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो लिखने की, बस जो आपका तरीका है बेहतरीन रखिए। एक बिल्कुल निश्चित स्पीड बनाकर रखिए, और पेपर को जो सही समय है 2:45, 2:50 मिनट, यहाँ 2 घंटे 50 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। 10 मिनट बचा कर रखना है। चेक करने के लिए कॉपी, कहीं हो सकता है बी कॉपी ली हो, ना बांध पाई हो, उसके लिए समय मिल जाए, और कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, और कुछ भी चीज़ आपने गलत अगर की हो उसको सही कर लीजिए, चेक कर लीजिए। पूरी कॉपी को 10 मिनट आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेपर बिल्कुल सर पर हैं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको इसके बारे में जानकारी पहुंचाइए। सब तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ यदि आपने जो वीडियोज़ हैं आपके हिंदी की तैयारी के लिए, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, साहित्यिक परिचय हो गया, निबंध के वीडियोस हो गए, इसके अलावा आपके व्याकरण की भी सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, और सारे वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेजोड़ कर लीजिए। और जैसा कि मेरा कहना है कि 95+ आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। पूरी तैयारी आप लोगों की ऐसी है कि 95 आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।